अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कभी रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब में नमाजियों पर हमला तो कभी फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल कर कब्ज़े करने की इसराइली साजिश का नतीजा अब एक भयानक जंग की सूरत में निकला है। हमास और अब हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन ने अचानक रद्दअमल दिया है, जिसे दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट आयरन डोम टेक्नोलॉजी रोक सकी, ना ही सबसे ज़्यादा वसाइल रखने वाली इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद कुछ कर पाई। गुज़श्ता रोज़ फ़लस्तीन की जंगजू तंजीम हमास ने बैक वक्त समंदरी, ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई करते हुए इसराइल को हिला कर रख दिया। हमास ने सिर्फ 20 मिनट में इसराइल पर 5000 के करीब रॉकेट बरसाए और गज़ा की पट्टी पर लगी सिक्योरिटी बाड़ तोड़कर इसराइल में दाखिल हो गए। हमास के हमले में अब तक 600 से ज़ायद इसराइली शहरी और फ़ौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हैं। इसके साथ हमास ने इसराइल के बहुत से शहरियों और फ़ौजियों को भी हिरासत में लिया है। इक्का दुक्का रॉकेट हमलों की खबरें तो आती रहती थी, लेकिन हमास इतने बड़े पैमाने पर हमले करेगा इसराइल ने कभी सोचा ही नहीं था, ना ही मगरबी दुनिया को ऐसी तवक्को थी। हमास की कार्रवाई के जवाब में इसराइल कल से फ़लस्तीन पर फ़ज़ाई हमले कर रहे हैं। रिहायशी इमारतों पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिससे अब तक 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइल ने फ़लस्तीनियों को अगले चंद घंटों में गज़ा शहर मुकम्मल खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। इसराइल और फ़लस्तीन की इस बढ़ती हुई लड़ाई पर जहाँ अक़वाम आलम में बड़े बड़े ऐवानों में घंटियाँ बज गई हैं, वहाँ पर दुनिया में एक वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस समेत मगरबी ममालिक और भारत इसराइल की हिमायत कर रहे हैं और हमास के इस हमले की मज़म्मत कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर समेत मुस्लिम ममालिक इसराइली जाहरियत की मज़म्मत कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन तनाज़े का मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकाला जाना चाहिए। मुस्लिम ममालिक का ये मानना है कि हमास का ये हमला बरसों से जारी इसराइली जाहरियत का नतीजा है। इसराइल की कभी गज़ा पर हमले, मस्जिद अक्सा की बार बार बेहुरमती और मकबूजा मगरबी किनारे पर गैर कानूनी यहूदियों की आबादकारी, ये कार्रवाइयाँ सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आलमी बिरादरी से मसला फ़लस्तीन के फ़ौरी हल की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है और निगरान वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन में इसराइली अफ़वाज के जारी तशद्दुद फ़ौरी रुकवाने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान शुरू होने वाली लड़ाई के पीछे एक तल्ख़ हिस्ट्री है। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए ये फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम करके एक यहूदी रियासत और एक अरब रियासत बनाई जाएगी, जबकि यरूशलेम, जहाँ बैतुल मक़दस भी है, इसको बैनुल अक़वामी शहर का दर्जा दिया गया। फिर 1967 में होने वाली अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा कर दिया। इसराइल ने गज़ा की पट्टी समेत कई अरब इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। फिर वो दिन और आज का दिन, फ़लस्तीनी इसराइल से अपने इलाके छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों में कब्ज़े करके वहाँ गैर कानूनी तौर पर अपनी आबादकारी करता जा रहा है। यानी इसराइल फ़लस्तीनियों को अपने ही मुल्क से बेदखल कर देना चाहता है, मगर हमास जैसी जंगजू तंजीम मुसलसल इसराइल के सामने डटी हुई है। अब ये जो तनाज़ा है अब एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसराइल और फ़लस्तीन में जारी जंग आगे जाकर क्या रुख इख्तियार कर सकती है। मगरबी दुनिया क्यों जालिम और मज़लूम की तफरीक को भूल कर सिर्फ अपने मफादात को तरजीह देते हुए इसराइल की हिमायत कर रही है। इस दरीना मसले का सिफारतकारी के ज़रिए क्या हल कैसे निकाला जा सकता है और ऐसे फ़ैसला कुन मरहले पर मुस्लिम दुनिया क्या रोल प्ले कर सकती है। इसराइल और फ़लस्तीन की हालिया सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का क्या किरदार होना चाहिए, क्या किरदार हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की UN की सिक्योरिटी काउंसिल का भी आज हंगामी इजलास है। देखना है कि वहाँ से क्या फ़ैसले सामने आते हैं। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शमशाद अहमद साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब आपका। शमशाद साहब, इस वक्त लड़ाई में शिद्दत है, ख़दशा है कि इसराइल जो तैयारी कर रहा है कि गज़ा पर कब्ज़ा कर ले, आप समझते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब, मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। एक अनप्रेसिडेंट है ना, जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड है गज़ा पर जिस तरीके से हमला किया है, लेकिन अब जो दुनिया में एक वाज़े हमें तकसीम नज़र आ रही है, क्या इसका कोई हल भी निकलेगा या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि फ्यूचर के बारे में किसी चीज़ की
अब इस स्टेज पर कोई प्रिडिक्शन करना या इवैल्यूएशन करना वो तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ का जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ कि आज से कई साल पहले एक फ़लस्तीनी शायर थे, शायद वो अभी भी जिंदा हो, मुरीद बरगूती उसका नाम था, और उसने एक सेंटेंस में सारे फ़लस्तीन के मसले की जो थी ना हकीकत, उसको उजागर कर दिया था। उसने कहा था, नथिंग गोज ऑफ सडनली, नॉट इवन द अर्थक्वेक्स सेट इन मोशन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ टू द रूफटॉप ऑफ विलेजेस। कोई चीज दुनिया की सडनली नहीं होती है, बिल्कुल, और हत्ता के जो जल्जले भी आते हैं वो भी टाइम लेते हैं जमीन के नीचे से, और जो देहातों, गांवों, शहरों की छतों पर बाद में नमूदार होते हैं। बिल्कुल, तो वो एक आग सुलगती रहती है, एक आतिश फशां पैदा होता रहता है। अब जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो कोई आज नहीं शुरू हुई है। बिल्कुल, ये दो एक ऐसे इश्यूज हैं, ग्लोबल इश्यूज, एक फ़लस्तीन का मसला और कश्मीर का मसला, ये इकट्ठे शुरू हुए थे। बिल्कुल, ये 47 में शुरू हो गया था, कश्मीर भी 47 में शुरू हो गया था। और मैं क्रेडिट देता हूँ कश्मीरियों को। इससे पहले कि मैं इसराइल की बात करूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीरियों ने भी अपनी स्ट्रगल इसी तरीके से जारी रखी है, कतई नज़र इसके कि दुनिया ने अपनी आंखें भी और अपने कान भी उनके मसाइल की तरफ हमेशा बंद रखे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल उसी तरह फ़लस्तीनियों का भी यही मसला है, और जो बड़ी ताकतें हैं उनके अपने मफादात होते हैं, और हत्ता के जो अरब मालिक हैं जिनसे फ़लस्तीनियों को मदद मिलती रहनी चाहिए थी, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं आज के माहौल में। और मुझे अच्छी तरह याद है, ये 2000 की बात है या 2001 की बात है, एक दफ़ा जनरल मुशर्रफ आए थे वहाँ न्यूयॉर्क, तो वहाँ से हमने जाना था क्यूबा, एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ, रास्ते में बात हुई कि फ़लस्तीनी लीडर जो हैं यासर अरफात, उनसे चूँकि मीटिंग पहले से तयन था, तो मैंने उनको कहा कि फ़लस्तीनियों की मदद के लिए हम कोई ना कोई जेस्चर ज़रूर करना चाहिए, और सबसे बड़ा जेस्चर ये था कि हम उनका जो गज़ा है, जो वेस्ट बैंक है, वहाँ पे एक अपना ट्रेड मिशन के नाम पर बगैर इसराइल को रिकग्नाइज किए हुए वहाँ पर एक ऐसा ऑफिस खोलें जिससे हमें फ़लस्तीनियों को बराह रास्त फिजिकली मदद देने में होगा। सही। और फिर ये था कि और इसके साथ साथ हमें ये मौका भी मिल जाता कि हम इसराइल, जो कि हमने यानी कतई नज़र इसके कि वो कहते हैं ना, जो सुल्तान का जो वफादार होता है, बाद दफ़ा वो सुल्तान से भी ज़्यादा वफादार होता है। तो मकसद है, हम हमेशा इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते रहते हैं, हत्ता कि अपने पासपोर्ट तक से हमने इसराइल का नाम छोड़ दिया हुआ। और इसके कतई नज़र इसके कि जो इसराइल है, सबसे बड़ी मुखालफत हमारी अमेरिका में इंडिया की मदद से हर लिहाज से वो इस वजह से कर रहा है कि पाकिस्तान उसका दुश्मन है। ठीक है ना? हम यकीनन हम असूलों की परस्तश करते हैं। कायदे आज़म का भी फरमान यही था कि फ़लस्तीनियों की हमने मदद करनी है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी ये कांस्टेंट रहा है। लेकिन अब ये वाकया ऐसा हो गया है कि जो फ़लस्तीनी, जो असल अरब लोग थे जिनकी मदद से फ़लस्तीनियों ने अपनी स्ट्रगल शुरू की थी, अब वो तो इसराइल के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। तो और इस वजह से वो एक स्टेज, सर यही मैं आपसे पूछने वाली थी। आपको याद होगा जब रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ी, पूरी मगरिबी दुनिया एक हो गई थी, यूक्रेन के साथ खड़ी हो गई थी रशिया के खिलाफ। लेकिन अब जब आज हमास भी ये मुतालबा कर रहा है कि तमाम अरब कंट्रीज़ जो हैं वो हमास में उनकी जंग का हिस्सा बने, साथ दें, तो अरब कंट्रीज़ की सपोर्ट के बगैर फ़लस्तीन अपनी जंग नहीं जीत सकता। बिल्कुल, ये उस वक्त भी यासर अरफात रो पड़ा था बच्चों की तरह जब मुशर्रफ ने बात की थी। हाँ। तो असल चीज़ें यही हैं कि अब बिलाखिर एक स्टेज ऐसी आ गई है जब फ़लस्तीनी अवाम ने खुद
अब उस स्टेज पे आ गए हैं जहां उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। हाँ। और तो इसमें कोई ये नहीं कि भी आपकी मदद चाहिए उनको। ये असल जो बैनुल अक़वामी सतह पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के बड़े इदारे हैं जहां पर इन तमाम मसाइल के हल के बारे में फैसले किए जा चुके हैं, ये दो ही तो बड़े फैसले इशू हैं, कश्मीर और फ़लस्तीन, जिन पे रेजोल्यूशंस हैं बाकायदा बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस की। और इस पर हम दहाइयों से कोशिश करते रहे, लेकिन इसराइल को चूंकि बड़ी ताकतों की हिमायत हासिल है तो वो उन सलामती कौंसिल की करारदादों पर आज तक अमल नहीं हुआ। अमेरिका की बड़ी कोशिश रही है रिसेंटली भी कि सऊदिया भी तस्लीम करे। मशरिक़ वुस्ता में आपको पता है कि इजराइल को लेकर बड़ी तब्दीलियां आई, बड़े अरब कंट्रीज़ ने तस्लीम भी किया। अब इस वाक़े के बाद अब जब सऊदी अरब खड़ा है फ़लस्तीन की हिमायत में, क्या ये अब ये मामला खटाई में पड़ेगा? ये अमेरिका की कोशिशें अब कामयाब नहीं हुई? ये होगा कुछ नहीं। मैं बता दूं ना, ये खटाई उठाई कुछ ज़्यादा तवक्कुआत ना रखें। मैं जानता हूँ सब चीज़ें को, तो बस सिर्फ ये सलामती कौंसिल में रेजोल्यूशन पास होगी और बेचारे फ़लस्तीनी उसी तरीके से अपनी जद्दोजहद में रखा जाएगा, उनको बिजी, जितना वो लड़ सकते हैं लड़ेंगे। असल चीज़ ये होती है, अवामी सतह पर जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो किसी इलाके में किसी मुल्क में भी हों। अब आप अपने मुल्क में देख लीजिए जो हालात हैं जिस तरीके से। तो मकसद मेरा कहने का है, जब अवाम मजबूर हो जाते हैं अपने ऑक्यूपायर्स के तशद्दुद की वजह से, अपने हुक्मरानों के तशद्दुद की वजह से और इन सारी चीज़ों से, तो अवाम फिर एक स्टेज पर आ जाते हैं जहां सिवाय लड़ाई के और उसमें फिर लड़ाई जो होती है वो मौत के अलावा और कुछ नहीं होता। जिसको हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ शहीद होने का है, तो वो अपने लफ्ज़ों में वो भी शहीद ही हो रहे हैं वहाँ फ़लस्तीनी जितने। और अब बेहतर यही है, पाकिस्तान की तो खैर पॉलिसी बड़ी क्लियर है, वाज़ेह है। हमारी हिमायत जो है फ़लस्तीनियों के लिए हमेशा रही है और वो उसी तरह रहेगी। ये हमारी पॉलिसी के, फॉरेन पॉलिसी के 2-3 बड़े कॉन्स्टेंट हैं। शाजिया, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे लोगों को बातें समझ नहीं आती हैं। ये है कि एक तो हमारा जो मुस्लिम दुनिया के साथ हमारी जो सॉलिडारिटी है, ये पहले दिन से हमारी बिल्कुल यानी स्टेडफास्ट है, कंप्लीट सॉलिडारिटी है, बिल्कुल, चाहे वो अरब कॉजेस के लिए, मुस्लिम कॉजेस के लिए। और जितनी मदद हम दे सकते हैं, हम तो खुद गरीब है, भिखारी लोग हैं, अब तो दुनिया की इमदाद पर जिंदा हैं। बल्कि अब तो मैं कहता हूँ, अक्सर कहा करता हूँ कि अब हम वी आर नो लॉन्गर ए स्टेट, क्योंकि हमारा तो अब ये हशर हो गया है कि हमारे यहाँ ना पार्लियामेंट है, ना ना हुकूमत है, ना पुलिस है, ना आइन है, ना कानून है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस वजह से हम तो आज ये हालत हो गया है कि हम क्रिकेट की टीम भेज चुके हैं इंडिया, कतई नज़र इसके कि इंडिया ने आज तक आपके यहाँ किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, बल्कि सार्क की एक समिट करवानी थी जो हमने 2016 में या 15 में गालिबन, वो अब तक 8 साल हो गए इंडिया ने होने नहीं दी है। और हम इतने वो हैं भिखारी कि सिर्फ शायद ये कि क्रिकेटर्स के हवाले से हमें आईसीसी के से कुछ मिलियन डॉलर मिल जाएंगे। जब हम ये बात करते हैं तो कहते हैं कि खेलों को सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, खेल होता है। वो सारे लोग जो हैं, अमेरिका ने हमेशा सियासत का हिस्सा बनाया। जब रूस में ओलंपिक्स हुए तो अमेरिका मगरबी ममालिक ने बॉयकॉट किया था। ये चलता है और सियासत का हिस्सा तो हम नहीं बनाया, ये तो मोदी ने बनाया हुआ है हर चीज। आप देखें हमारे सहाफियों को भी वीजे नहीं मिल रहे। पहले तो ये है कि टीम को नहीं भेजना चाहिए था, ये हमारे मुल्क की बहुत सख्त बेइज्जती है। को डिग्निटी होती है, आजाद मुल्क ममलिकत हमने बनाया हुआ था इसको, और तुम लोगों को तो मैंडेट नहीं मिला इन निगरानों को। तुम तो सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आए थे, सिर्फ उस पे तवज्जो दो, ना ये हमारे क्रिकेटर्स को बदनाम करो, ना ये सारी बड़े बड़े इश्यूज पर अपनी मुंह खोलो, क्योंकि तुम में वो मैंडेट तुम्हें किसी ने नहीं दिया। कोई अवामी आपके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। किसने आपको अपॉइंट किया है? वो कोई एक शख्स आपने जो निगरानों को कर देता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि अवाम के जज्बात की तर्जुमानी या रियासत के जो मफादात है उनकी तर्जुमानी करते हैं। तो खैर, बात हम कर रहे थे इसराइल की, तो मैं ये कहूँगा कि अभी आप लोग
पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, प्रवोक हो जाते हैं चीज़ों पे। अमेरिका में इलेक्शन हो रहा होता है सदारती, और हम समझते हैं कि हमारे मुल्क का मीडिया 24 घंटे कवरेज देता है। अब फ़लस्तीन का मसला है, दुनिया में 57 मुल्क हैं इस्लामी, अभी उनका देखिए कि उनकी तरफ से क्या रिएक्शन है। आपने तो आप देखा जाए, आप मुस्लिम मुल्क ज़रूर हैं मगर इस्लाम पे तो अमल आप पे यहाँ हो ही नहीं रहा, बल्कि अक्सर जो 57 ममालिक हैं इस्लाम के, वो मुस्लिम ममालिक बराए नाम हैं। असल इस्लाम का जो प्रैक्टिस हो रही है इस्लाम के असूलों पर, वो सारे के सारे नॉन मुस्लिम ममालिक हैं। वो यूरोप के ममालिक हैं, वो अमेरिका है, वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जहाँ कानून है हर एक को। शमशाद साहब, अब जो एक हंगामी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इस मसले को लेकर इजलास बुलाया है, तो ये भी माजी की तरह एक करारदाद पास होगी, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस इज नो लॉन्गर द आर्बिटर ऑफ एनी डिसीजंस। फैसले सारे जो अक़वाम मुत्तहिदा में होने चाहिए थे वो अब वाशिंगटन में होते हैं, अमेरिका करवाता है। सही तो बातें ये तो बस सिर्फ कह देते हैं और हमारे लोग लग जाते हैं मसरूफ होके। देखिए, फ़लस्तीन का मसला हमारे लिए अहम ज़रूर है, मगर हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम मसला अपने मुल्क का है। आज जिस हालत में हम पहुंच गए हैं, कम से कम मैं, जो मेरी 75 साल की इस मुल्क के साथ एसोसिएशन रही है, जब से पार्टीशन हुई है, हम लोग अपने हजारों साल की शनाख्त छोड़कर, आबा अजदाद छोड़कर एक कायदे आज़म के उस पाकिस्तान आए थे, जो कि एक हमारे लिए इज्जत और हमारी खैरियत और हमारी जो कहते हैं ना अमन का गहवारा होना था। वहाँ आजकल बदकिस्मती ये है कि जो कुछ हो रहा है, यहाँ तो कश्मीर में जितनी ज्यादतियां इंडिया की फाशिस्ट हुकूमत कर रही है, वो जिस तरीके से हमारे यहाँ खवातीन को अंदर करके रखा हुआ है, मुझे शर्म आती है बातें करते हुए। सही सही। शमशाद साहब, अब इस सारे मसले पर डीएस्केलेशन कैसे हो सकती है? यानी हमारे अपने या फ़लस्तीन की बात? फ़लस्तीन और इजराइल का जो मामला है सर। फ़लस्तीन और इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस हैं और उनके मुताबिक हल होना चाहिए। और मैं चीज़ एक बता देता हूँ कि अरबों ने, क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला जो थे, उन्होंने 2002 में सारे अरबों को इकट्ठा करके एक फॉर्मूला दे दिया था। हाँ। और बहुत क्लियर था, जिसको हमने भी मुकम्मल सपोर्ट दी थी। और यही है कि इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों को खाली कर दे। हाँ। इसराइल और फ़लस्तीन दो रियासतें साथ साथ रहेंगी, अमन के साथ रहेंगी, दोस्ती के साथ रहेंगी। और वैसे भी देखा जाए, यहूदियों और फ़लस्तीनियों ने मिलके जो जहाँ फ़लस्तीन बना था, ये पहले तो ये तो अंग्रेज़ों के कब्जे में था, उन लोगों ने काबू किया हुआ था, उनसे इसको फ्री करवाया था, आज़ाद करवाया था यहूदियों और फ़लस्तीनियों ने मिलके। वो फिर बाद में वो बालफोर डिक्लेरेशन हो गया और इस किस्म की अमेरिका के मफादात आ गए, और ये मिडल ईस्ट की जो पावर्स थी, इजिप्ट जैसे बड़ी ताकतों के जब इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो फिर मसले पीछे चले जाते हैं, उनके मफादात आगे आ जाते हैं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद अख्तर साहब, साबिक खारजा हमारे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। अभी मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से साबिक जजेस और जर्नैलों के एहतसाब को अल्लाह पर छोड़ने का बयानिया पूरी तरह से अभी इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने अब वाज़े अल्फाज में ये कह दिया है कि मुल्क की तरक्की में रुकावट बनने वालों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, बल्कि वोट की ताकत से इनका एहतसाब करेंगे। यानी बात वही की है मियां नवाज शरीफ साहब ने, बस कुछ अल्फाज बदले हैं। पिछले दिनों जब नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब का नारा लगाया था, बल्कि शर्त रखी थी, तो सबसे पहले
शहबाज शरीफ साहब जो 1 महीना लंदन रहकर आए थे, फौरी 24 घंटों के अंदर अंदर उन्हें वापस जाना पड़ा था। फिर इसहाक डार हों या मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सब लीगी रहनुमा एक एक करके साबिक जजेस और जर्नैलों के एहतसाब के बयानिए से पीछे हटते चले गए। डार साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम एहतसाब का मामला, हम ये सारे मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। और फिर सब ने अपनी तोपों का रुख PTI और 9 मई के किरदारों की तरफ मोड़ दिया। अभी कल ही लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे थे कि माजी में जो भी कुछ हुआ हम तारीख के हवाले करके आगे बढ़ेंगे। क्या कहा ख्वाजा साहब ने, ज़रा देखिए। तारीख के हवाले हम 2018 और 2017 के जो इवेंट्स हैं, जो वाक़यात हैं, जिसमें नवाज शरीफ को 10 साल कैद हुई, नवाज शरीफ की बेटी को कैद हुई, उसका भाई कैद हुआ, उसके वर्कर जो है कैद हुए, तारीख के हवाले कर देते हैं। पाकिस्तान के अवाम जो है वो भी इस चीज़ का भी फैसला जो है आने वाले इंतखाबात में करेंगे। अब बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब जो ये मामला जो एहतसाब की बात करते हैं, बज़ाहिर तो वो इस पर तारीख के हवाले करने के कायल नहीं है। और जो डार साहब ने अल्लाह के हवाले करने की बात की थी, अल्लाह के पर मामला छोड़ने की बात की थी, नवाज शरीफ साहब कुछ और कह रहे हैं। बल्कि वो तो अभी भी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों के एहतसाब की तरफ बात कर रहे हैं और वाज़े बयान देकर वो लंदन से चल निकले हैं। सवाल उठता है कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और रहनुमाओं के दरमियान बयानिए का ये जो एक वाज़े फ़र्क है, तज़ाद है, ये कब ख़त्म होगा? ये मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है? नवाज शरीफ साहब के वापस आने में 2 हफ्ते रह गए हैं, लेकिन पार्टी का बयानिया ये भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, एहतसाब करना है नहीं करना, क्या बयानिया आपने लेकर आगे चलना है। सीनियर लीडरशिप कोई बात करती है, दूसरे पार्टी के लीडरान कुछ और बात करते हैं। और शायद यही वजह है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में होने वाले जलसों और कन्वेंशंस में लाइटें, कुर्सियाँ और स्टेज तो सब कुछ नज़र आता है, लेकिन अगर कुछ नज़र नहीं आता तो वो कारकुनान और वर्कर्स में जोश और खरोश नज़र नहीं आता, वो गर्म जोशी नज़र नहीं आती जो तवक्को की जा रही थी। अब सवाल ये है कि अगर 21 अक्टूबर को भी मुस्लिम लीग नून के कायद, मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने कायद के आने पर अवामी रवैया, उनका कारकुनान का वेलकमिंग नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। सवाल ये भी है कि लीगी हल्के अपने शहबाज हुकूमत के 16 महीनों की कारकर्दगी को भूल कर या तारीख से हज़्फ करके, जिस तरह नवाज शरीफ की वतन वापसी को अगले इलेक्शन में अपनी जीत का पेशखैमा करार दे रहे हैं, क्या अवाम की याददाश्त भी इतनी कमज़ोर है कि वो सब कुछ भूल जाएंगे, फिर सिर्फ नवाज शरीफ के आने पर खुश हो जाएंगे। अब मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के इस्तकबालिया जलसे को सियासी डू और डाई के तौर पर लेती हुई नज़र आ रही है। शायद नून लीग को भी अब अदराक हो गया है कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जलसा रख तो लिया है, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। ये अदालत से सज़ा याफ्ता होने की वजह से नवाज शरीफ वतन वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार होंगे या अदालत से हिफाजती ज़मानत उनको मिल जाएगी, फिर वो मीनार पाकिस्तान पहुंचकर अपने कारकुनों का खून गरमाएंगे। इस पर भी अभी बहुत सारी कंफ्यूजन है कि अदालत इस पर क्या फैसला करती है उनकी हिफाजती जमानत पर। लेकिन शायद लीगी हल्कों को पहले से ये पता है कि होने क्या वाला है, तभी लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर खिताब के बाद अपने घर यानी जाती उमरा चले जाएंगे। मुस्लिम लीग नून अपने कायद के शानदार वेलकम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। शादरा का जो नाकाम जलसा हुआ, जिसकी हुज्जत मिटाने के लिए नून लीग ने आज लाहौर ठोकर न्याज बेग पर एक तरह से मीनार पाकिस्तान जलसे की एक ड्रेस रिहर्सल की। मरियम नवाज शरीफ ने पावर शो को कामयाब करार देते हुए कहा कि आज ये हाल है तो फिर 21 अक्टूबर को क्या होगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि आज 8 अक्टूबर है या 21 अक्टूबर है। अगर 8 अक्टूबर को लाहौर के एक हल्के का ये आलम है तो 21 अक्टूबर को क्या होगा। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला आपका लीडर, मेरा लीडर, पाकिस्तान का लीडर नवाज शरीफ वापस आ रहा है। अब इसमें तो कोई शक बाकी नहीं रहा कि 21 अक्टूबर मुस्लिम लीग नून के लिए एक फैसला कुन दिन हो सकता है, जिससे पता चलेगा कि सियासी मंजरनामे में नून लीग कहाँ खड़ी है और अगले सेटअप में कितने हिस्से की हकदार है। ये भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन इन पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर अभी कोई पाबंदी है, ऐसा तो कुछ भी अभी सामने नहीं आया। ऐसे में मुस्लिम लीग नवाज़ एक मीनार पाकिस्तान के कामयाब जलसे से सुरखरू हो भी जाए तो इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए बड़ी कठिन राहें हैं जिनका सामना करना होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की क़यादत जेल में होने के बावजूद उनकी अवामी मकबूलियत अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी है। मैं बात करूँगी, मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका। इफ्तिखार साहब, आपको भी पता है पिछले कुछ अरसे से नून लीग के बयानियों को लेकर हमेशा कन्फ्यूजन रही है। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी पर एक जो एहतसाब के बयानिए की उन्होंने बात की थी, जिसके बाद डार साहब ने कहा कि हम जो एहतसाब की बात है ये मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने भी बात की कि माजी को भुला के आगे चलें, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर कहा कि हम नहीं एहतसाब करके रहेंगे। जिन्होंने उनको इक़्तिदार से हटाया, जिन्होंने पाकिस्तान के तरक्की का जो सफ़र था उसको ख़त्म किया, क्या ये एहतसाब के बयानिए में जो कन्फ्यूजन है ये नुकसान पहुँचाएगी नून लीग की सियासत को? जब 21 अक्टूबर आएगा तो वक्त ये सवालों का जवाब मिलेगा। अभी तो 21 अक्टूबर दूर है, देखते हैं क्या होता है। नहीं, अभी मौजूदा हालात में सियासत तो कुछ और ही बता रही है कि जो सीनियर लीडरशिप है वो एहतसाब चाहती है, नवाज शरीफ साहब एहतसाब चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो दूसरी क़यादत है वो समझती है कि ये मौका नहीं है, वो हालात नहीं है कि दोबारा से आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मुश्किल हालात में उनके साथ उनके सामने आकर खड़े हो सके या उन पर तनकीद कर सके या एहतसाब की बात कर सके। एक बयानी में वाज़ेह तो फ़र्क है। ये फैसला उस सियासी पार्टी ने करना है ना जी, कि उसको क्या बयानियां लेना है। ये आपने और मैंने तो फैसला नहीं करना। सर मैंने आपका तज्जिया लेना है सर। ये मेरा तज्जिया इस पर यही है कि वो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो फैसला करेगी। मगर ये हमारे कहने पर तो उन्होंने फैसले चेंज नहीं करने ना। आपने 9 मिनट से ज्यादा इंट्रो में बहुत कुछ कहा है, सबका जवाब तो वो देंगे ना जब 21 का जलसा होगा, और उसकी 21 के जलसे के बाद देखा जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। लेकिन आपको लगता है कि पिछले 16 महीनों की कारकर्दगी अवाम जो है वो भूलकर सिर्फ इस बात पर कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं सब कुछ वो भूल जाएंगे और अवाम को इंतज़ार ही था कि नवाज शरीफ बस वापस आ जाए और मुल्क के हालात ठीक हो जाए? अवाम तो 4 साल का दौर भी भूल गए हैं और एक सूबे में 9 साल का दौर भी भूल गए हैं। हाँ। अवाम जो हैं वो भूलने वाले हैं, और भूल के वो क्या फैसले करते हैं इसका फैसला भी तो तभी होगा ना जब इलेक्शंस होंगे, पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, बैलेट पे अपना निशान लगाएंगे और रात को जो इलेक्शन का नतीजा आएगा तभी हम कह सकते हैं ना सारा कुछ जो आपने कहा इसका हतमी जवाब तो आपको इलेक्शन वाले दिन ही मिलेगा। लेकिन आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में 9 मई के बाद और जिस तरह उनके लोगों के पार्टी रहनुमाओं के बयानात सामने आ रहे हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कुछ दिन पहले उस्मान डार साहब ने जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद आपको लगता है कि आवाम को ये समझाना इतना आसान है कि सबकी जिम्मेदार वाकई तहरीक इंसाफ है और उनका वोट बैंक कमज़ोर होगा? ये मामलात अदालतों में हैं, हाईएस्ट कोर्ट में जेर बहस हैं, इस पर तो मैं तबसरा नहीं करता, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि पीटीआई को बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने का अख्तियार होना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? बकौल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसा ही नजर आ रहा है। लेकिन कुछ रहनुमाओं को जैसे मौलाना साहब हैं उन्हें भी बड़े डाउट्स हैं, वो तो कहते हैं हमें फरवरी में भी होते हुए इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि बर्फबारी होगी, मौसम ख़राब होंगे, इस पर नजरसानी होनी चाहिए, हो भी सकती है। बर्फबारी इससे पहले 2 दफ़ा इलेक्शन हुए 1970 में दिसंबर के अंदर, और फिर उसके बाद भी होते रहे फरवरी में। तो जब आपको पता ही है कि फरवरी में होते रहे तो फिर बर्फबारी तो मुतासर नहीं कर सकती ना सारे इंतखाबी अमल को। अलबत्ता जो सूरत हाल वहाँ पे है बलूचिस्तान के बॉर्डर पे और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, बिलखसूस जो पिछले दिनों चित्राल और तुरखम के इलाके में जो वाक़यात हुए, वो वाक़यात ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उन हलकों में इंतखाबी अमल शायद इतना भरपूर ना हो सके जितना होना चाहिए। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। इलेक्शन की तारीख तो नहीं, महीना सामने आ चुका है। मुस्लिम लीग नवाज़ की तो भरपूर तैयारियां हैं, वर्कर्स को चार्ज किया जा रहा है,
नून लीग तो अपने अकायद का इस्तकबाल करने की तैयारियां कर रही हैं। आज भी लाहौर में मरीम नवाज़ ने एक जलसा करके उनकी आमद की खबर दी। ऐसे में तहरीक इंसाफ की ज़्यादातर क़यादत रूपोश है या मुकदमात का सामना कर रही है। पार्टी कायद भी तोशा खाना और साइफर केस में जेल में हैं। मुखालिफिन के हद दर्जा मुतालबात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगी। लिहाजा ये तो तय है कि टूट फूट के साथ ही सही तहरीक इंसाफ इलेक्शन में तो हिस्सा लेगी। पुराने और तजुर्बाकार न सही अपने नए उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। यहाँ सवाल ये भी है कि क्या अगले इलेक्शन में इमरान खान अपनी पार्टी को लीड कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो वो साइफर के साथ साथ 9 मई के वाक़यात के मुकदमात का सामना कर रहे हैं, जो आइंदा इलेक्शन में उनकी सियासत के लिए शदीद ख़तरे की वजह हो सकते हैं। यही नहीं, कुछ रेड लाइन्स क्रॉस करने की वजह से भी उनकी सियासत में वापसी मुश्किल नज़र आ रही है। यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इदारों के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों से न सिर्फ ताल्लुकी का इजहार करे, बल्कि उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ मुहिम का हिस्सा बनने के बजाय उसे काउंटर भी करे, वरना सियासी मुखालिफिन अपने बयानिए बदल बदल कर तहरीक इंसाफ के वोट बैंक से फ़ायदा उठाते रहेंगे। सवाल यह है कि अगले इलेक्शन के हवाले से PTI ने हिकमत अमली क्या बनाई है। नवाज शरीफ जैसा जब तगड़ा हरीफ मैदान में होगा तो PTI इमरान खान के बग़ैर कैसे मुकाबला करेगी। मैं बात करूँगी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, एक अरसे के बाद आपके साथ प्रोग्राम में बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद ख़ान साहब। अली मोहम्मद ख़ान साहब, सवाल मेरा यही है कि जिस तरह बड़े ज़ोर व शोर से नून लीग तैयारी कर रही है नवाज शरीफ के इस्तकबाल का, अपने कायद के इस्तकबाल का, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ देखें जो एक टफ़ टाइम दे सकती है तमाम सियासी जमातों को, सारी क़यादत ऑलमोस्ट रूपोश है या जेलों में है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ का ये जो इस वक्त हालात हैं इसका फ़ायदा नून लीग को होगा? वोटर तो नहीं कहीं भाग जाएगा आप लोगों का? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला मोहम्मद। आपके इस्तकबाल का शुक्रिया। आपने कहा बड़े से बात, जी बिल्कुल, मैं एक सियासी रिफ्रेशर कोर्स पे गया हुआ था तो मुख्तलिफ जेलों के दौरे पे था जिसमें अल्लाह ऐसे दौरों से सबको बचाए। इस दौरे के दौरान कभी 3MPO, कभी दहशतगर्दी केस, कभी आर्मी एक्ट, कभी सीक्रेट एक्ट, कभी 120B, कभी ये कभी वो, सारा भुगता अल्लाह के करम से। और अल्लाह के करम से अदम सबूत की बुनियाद पे केस भी ख़त्म हुए और अदालत के हुक्म से बाहर निकले और आपके सामने हैं। हौसले बुलंद रखने चाहिए। देखें, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि इन्न मअल उस्रि युस्रन, इन्न मअल उस्रि युस्रा, हर तकलीफ के साथ आसानी है, बेशक हर तकलीफ के साथ आसानी है। तो जो आपने नक्शा खींचा है उसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि हर तकलीफ के साथ आसानी है। तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है और इम्तिहान में है, मुश्किलात में है, लीडर भी मुश्किलात में है, पार्टी की लीडरशिप भी मुश्किलात में है, कारकुन भी मुश्किलात में है। लेकिन ये मुश्किलात किसी ज़ाती फेल की वजह से नहीं, मुल्क के लिए हम पे आई हैं। और इंशाअल्लाह आपने चूँकि सवाल पूछा कि इलेक्शन में आज़ादी हमें नहीं है, हम अपनी ओपन कैंपेन नहीं कर रहे। अभी 2 दिन पहले मेरा अपना जो ज़िला है, ज़िला मर्दान में, वहाँ कुछ कारकुनान ने कन्वेंशन किया जो उनका हक है और उस पर उन पे पर्चे हो गए। हालांकि कन्वेंशन क्लोज डोर में करना या तो फिर सब पे ही पाबंदी हो, अवामी नेशनल पार्टी पे भी हो, हालांकि नहीं होनी चाहिए, हमारी वहाँ की जमात है, मुस्लिम लीग नून पे भी पाबंदी हो, हालांकि नहीं होनी चाहिए, मैं पाबंदी के हक में नहीं हूँ। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी पे भी हो, हालांकि नहीं होनी चाहिए। तो अगर उन पे नहीं है तो फिर हम पे क्यों है? क्या हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान को तबाह करने वाली जमात है, या कोई हम, या फिर फैसला कर दें, प्रोस्क्राइब कर दें, बैन कर दें, बंद कर दें, हमें जो है हमारी जमात को मुकम्मल तौर पे कागज से हटा दें, बैन कर दें, फिर ठीक है, हम गिला नहीं करेंगे, हम कोई और जमात बना लेंगे किसी और नाम से। लेकिन अगर बैन नहीं है, आज़ाद है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, तो जिस तरह अभी कुछ देर पहले मेरी नज़र से मोहतरम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब सोलंकी साहब का कोई बयान गुजरा, शायद अगर उन्होंने ये बात की है कि तहरीक इंसाफ पे दूसरी जमातों की तरह इस पे कोई पाबंदी नहीं है, तो और पाबंदी क्या होती है? वर्कर कन्वेंशन हमारा वर्कर नहीं निकाल सकता, 14 अगस्त पे वो झंडा लेकिन मौलाना साहब ने कल ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बात की। मौलाना साहब ने कहा कि वो नहीं चाहते कि वो जलसे करें खुलेआम और उनके जो मुखालिफिन हैं वो जेलों में हों। उन्होंने कहा कि सबको सियासत में, इलेक्शंस में हिस्सा लेने का पूरा हक होना चाहिए, जो सियासतदान जेल में उनको बाहर होना चाहिए। तो ये आपके ओपोनेंट हैं, मुखालिफिन हैं, लेकिन उनका बड़ा कल ज़बरदस्त ये उन्होंने बात की है। मौलाना साहब को मैं ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। हम तो कब से आपको कह रहे थे
ये कुफर के फितवे देना बंद करें और सियासत में खिदमत पे आके बात करें। आप अच्छी खिदमत कर सकते हैं या हम अच्छी खिदमत कर सकते हैं। आप भी मुहब्बे वतन है, हम भी मुहब्बे वतन है। पाकिस्तान के अवाम फैसला ही करेंगे कि किसके पास एजेंडा अच्छा है, किसके पास प्लान अच्छा है और किसकी की माजी की रेपुटेशन अच्छी है कि जो बात करता है उस पर खड़ा रहता है। बाकी तो आप और हम सब पाकिस्तानी हैं। तो अगर उन्होंने अब कुफर के फितवे और देने की फैक्ट्री बंद कर दी है और लोगों को यहूदी एजेंट कहना बंद कर दिया है, मैं इसको खुशाइन कहता हूँ, मैं इसको वेलकम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि अल्लाह उनको इसी तरह राय रास्त पे रखे। लेकिन जो लोग वापस आ रहे हैं, कुछ दिन पहले जो डार साहब बाहर आए, उस्मान डार साहब आए, एक टीवी को इंटरव्यू दिया और जिस तरीके से 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदारी पार्टी पर डाली, इमरान खान साहब पर डाली, आपको क्या लगता है कि ये किसी दबाव के नतीजे में आके उन्होंने किया, सियासत को खैराबाद कहा, आप भी जेल भुगत कर आए हैं, अगर दबाव होता तो फिर आप पर भी होता? देखिए, मेरे ख्याल में उन्होंने आज़ाद हैसियत से शायद नहीं दिया ये बयान, दबाव में ही लगता है और फैसला इसका अदालत में होगा कि अगर अदालत में भी वो अपने इस बयान पे कायम रहते हैं। अगर अदालत में इस बयान पे कायम नहीं रहते और जिस तरह उनकी वालिदा मोहतरमा ने बयान जारी किया है तो इलेक्शन तक अगर माहौल बेहतर होता है और मैं समझता हूँ कि अगर उस्मान डार साहब फिर तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ना चाहिए, मैं आपको बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ना चाहें और ये बयान उन्होंने मजबूरी के आलम में या प्रेशर में दिया है, मैं समझता हूँ हमारी जमात को फिर उनको टिकट देना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है, जो कि लगता नहीं है, जाहिर है फिर उनके और हमारे रास्ते जुदा हैं, लेकिन वो तहरीक के वर्कर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त वर्कर रहे हैं। अब ये वक्त फैसला करेगा कि आने वाले वक्त में। लेकिन जेल तो आप भी आप भी महीनों जेल काट कर आए हैं, आपका भी तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक है। अगर प्रेशर हो तो फिर सब पर प्रेशर हो, दबाव की वजह से ऐसे बयानात फिर सबसे लिए जाएं, आप पर तो कोई दबाव नहीं था, आप तो आज भी पीटीआई के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। देखिए, मेरे ख्याल में इसमें कुछ चीज़ें जो वो मैटर करती हैं वो ये है कि मेन इन सारे इशू में 9 मई का केस था। मेरा तो 9 मई का केस अदालत से ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर जो छोटे मोटे केसेस थे वो हुए। उस्मान साहब का 9 मई का केस अभी ख़त्म नहीं हुआ था तो शायद उसका भी प्रेशर हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो उस पर खुद ओपन आके जब बात करेंगे फिर मामलात क्लियर होंगे। ये बयान की आईनी या कानूनी हैसियत तो इस वक्त नहीं है, ये तो एक बयान है एक मीडिया पर्सन के साथ, और ये भी एक सवाल है कि मीडिया पर्सन से उनका रब्ता कैसे हुआ जब उनकी अपनी अम्मा जी से और घर वालों से रब्ता नहीं हो रहा था। मैं नहीं समझता कि अच्छा रुझान है कि मीडिया पर्सन इस तरह से करें, क्योंकि बहरहाल अदालत उनको बुला रही थी, अदालत में पिटिशन थी और अदालत को इतलात नहीं मिल रही थी कि वो कहाँ हैं। तो ये बहुत काफ़ी सारे सवालिया निशान हैं। उम्मीद है जल्दी फ्यूचर में उस्मान साहब इस पर कोई बात वो करेंगे अगर उन पर प्रेशर ना हो। लेकिन मैं दोबारा ये बात करूंगा कि इस बयान की आईनी हैसियत अदालत में कुछ नहीं है। अदालत के सामने वही बयान है जो 161 या 164 का हो, जो अदालत के सामने वो अपने वकील के जरिए या खुद बयान देंगे। वो जो वक्त आएगा वो फैसला होगा। फिलहाल तो कोई भी इस पर यकीन नहीं कर रहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से ये दिया है। सही। अली साहब, ऐसे इलेक्शंस जिसमें इमरान खान जेल में हो, क़यादत रूपोश हो, कुछ जेलों में हो और ऐसे में इलेक्शंस हो जाएं, क्या अहमियत होगी और ऐसे इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी फिर? देखिए, पहले हम क्यों ये एक्सेप्ट कर लें कि इमरान खान साहब नहीं होंगे, हम पहले से क्यों ये फर्ज कर लें कि हम उनके बगैर इलेक्शन में जा रहे हैं? हम क्यों एक ग्राउंड रियलिटीज देखते हुए कुछ तज्जिए सही साबित हो ही जाते हैं। देखिए, हम क्यों ये ग्राउंड रियलिटीज पहले से उसको मान लें और उसको ग्राउंड जीरो बना लें कि इमरान खान साहब अगर ना हो तो फिर क्या होगा। अगर नहीं हुए तो उसके लिए भी इमरान खान साहब के जहन में कोई प्लान होगा, जिस तरह हमारे चेयरमैन हुक्म देंगे उसी तरह होगा। लेकिन हम उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद है इंशाल्लाह बेटर सेंस विल प्रिवेल, सैनिटी विल प्रिवेल, पॉलिटिकल सिस्टम को आगे जाने दिया जाएगा। बाकी इमरान खान साहब ने अपनी एक जमात जो बनाई है, ये उन्हीं की तरह के मेहनती और जदोजहद करने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह ये तहरीक आगे चलेगी इमरान खान साहब की रहनुमाई में। लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जितने भी सारे आपके साबिक वज़रा थे, ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्टी छोड़कर जा चुके हैं या दूसरी पार्टीज को ज्वाइन कर लिया है। नो। देखिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा डिफर करूंगा। मैं कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था, ना 13 में था, ना 18 में था और ना मैं अब हूँ। मेरे पास अगर कोई चीज़ है तो वो मेरी तहरीक इंसाफ का नजरिया और मेरी तहरीक इंसाफ जो जमात है उसका विजन है। हाँ, मेरे से तहरीक इंसाफ हटा ले, मैं 2 दफा MNA या वजीर अगर बना भी हूँ तो वो नहीं मैटर करता, शायद मैं मुकाबला ही ना कर पाऊँ। तो ये चीजें तो तहरीक इंसाफ ने खत्म कर दी ना। देखिए, मैं आपके सामने एज अ तर्जुमान तहरीक इंसाफ, एज अ फॉर्मर कैबिनेट मेंबर,
ये एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं तहरीक इंसाफ के वोट पे पास हुआ, और जिस जमाने में मैं पास हुआ उससे अब बहुत ज्यादा हमारे नजरिया और हमारी जो बयानिया है लोगों के घरों में दिल कर चुका है, तो अब दिलों में घर कर चुका है। तो अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त वोट नजरिए पे, विजन पे और तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो पे इमरान खान साहब का जो स्टैंड है उस पर पड़ेगा। अब वो इस तरह मैटर नहीं करता कि आपको बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स चाहिए, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि 18 में भी आपने देखा तहरीक इंसाफ ने जहां अपने कारकुन खड़े किए वो पास भी हुए और वो खड़े भी रहे, और जहां बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स आए 2018 में और आज में बड़ा फर्क है अली मोहम्मद खान साहब। 2018 में और आज की सियासत में, हालात में, जमीनी हकाइक में बहुत फर्क है। ये फर्क खत्म भी हो सकता है। वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। 4 महीने रह गए। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि देखिए, मैं ज़ाहिर है ज़्यादा पब्लिक में मैंने मूव नहीं किया, जेल से आने के बाद भी थोड़ा सा जो है एहतियाती वो उसको कह सकते हैं, लेकिन जितना भी मैंने लोगों से मैं मिला हूँ और सोशल मीडिया पे तो बहरहाल रब्ता रोज़ का रहता है, और जितना मुझे फीडबैक मिला है, यकीन करें अगर हमारी ये पॉपुलैरिटी ना होती तो खान साहब भी अब बाहर होते और इलेक्शन भी हो गया होता। ये कभी कभी आपका हुस्न आपका दुश्मन बन जाता है तो ये पॉपुलैरिटी खान साहब की और हमारी तहरीक इंसाफ के लिए, तो आपको लगता है इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नवाज शरीफ बड़े बड़े जलसे करे, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज बड़े बड़े जलसे करें, और आप लोग बकौल आपके जिस तरीके से कैंपेन्स नहीं करने दी जा रही, कन्वेंशंस नहीं करने दिए जा रहे, तो इलेक्शन कैंपेन के लिए जो बड़े बड़े जलसे किए जाते हैं, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, अपना एक बयानिया, अपना एक मंशूर रखा जाता है लोगों को कायल करने के लिए कि वोटर इलेक्शन वाले दिन निकले और आपको वोट दे। फर्क तो पड़ेगा अली साहब। नहीं, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फर्क पड़ता है, बड़े जलसों का फर्क पड़ता है। हाँ। लेकिन आप मीडिया वाले किस मर्ज की दवा हैं? आप जैसे आजाद मंच सहाफी इस पे फिर आवाज उठाए ना कि ये क्या हो गया है। उन्हें 2 करोड़ वोट लेने वाली जमात को जो है उनको साइड लाइन करके उन लोगों के बलून्स में हवा भरी जा रही है जो इस जोगे ही नहीं। देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, 4 बार वजीर आजम बन गए मियां साहब की जमात में से, और 4 बार उन्होंने हुकूमतें बना ली। ये मेरी इतलात मेरे पास जो हैं, मेरे ख्याल में आपके पास भी यही इतलात होंगी। मेरी मालूमात मुझे बताती हैं कि शहबाज शरीफ साहब एक शख्स जो 3 बार 4 बार वजीर आला रहे, वो इत्तेफाक से मियां साहब के भाई हैं। ये कौन सा पूरा जो है नई शराब जो है पुरानी शराब नई बोतल में डाल के बेचने की कोशिश की जा रही है? वही टीम होगी, वही ख्वाजा आसिफ होंगे, वही इसाक डार साहब होंगे, वही साद रफीक भाई होंगे। अली मोहम्मद खान साहब, एक चीज को तो आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बात 1988 से सियासत हो रही है, क्या इनके पास है और ज़रदारी साहब के पास क्या है? अभी मुझे आप एक बात बताएं, अभी 18 महीने इनकी हुकूमत भुगत के आप लोगों को अभी चैन नहीं आया कि मजीद उनको हमने भुगतना है? उनको खुदा का खौफ करें, आप और मैं तो सर्वाइव कर लेंगे। जो आपकी गाड़ी ड्राइव करता है, जो बाहर आपके गेट पे चौकीदार है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बतौर किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन के मैदान से, इलेक्शन से आउट नहीं होना चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। लेकिन आज हमें ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी है कि अगर 9 मई का दिन ना आता, 9 मई का दिन पर ये वाकयात ना होते, तो शायद तहरीक इंसाफ के और इस मुल्क के हालात डिफरेंट होते। आप अग्री करते हैं इस बात से? देखें, कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं। अच्छा नहीं हुआ जो हुआ, हाँ, बार बार हमने कहा कि जिसने गलत किया उनको सजा दें, लेकिन जिसने भी गलत किया ना इमरान खान साहब के हुक्म पे किया, ना तहरीक इंसाफ की पॉलिसी थी, बल्कि मेरे तो 10 साल पार्लियामेंट में इमरान खान साहब के साथ हो गए। मैंने अपने चेयरमैन को कभी भी, मैं क्लियर बात करता हूँ, कभी भी उनको मैंने किसी इदारे के खिलाफ, बिलखुसूस आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ या इवन पुलिस के खिलाफ भी ये बात करते नहीं देखा कि जनाब एज ए इदारा उनके खिलाफ हूँ। अगर पंजाब पुलिस की बात की है तो उसमें ये बात जरूर की होगी कि भाई इसको रिफॉर्म करना चाहिए, जिस तरह केपी पुलिस की। अगर आर्म फोर्सेस की बात की है, ये जरूर कहा होगा कि पॉलिटिक्स में वो ना हो, या उनको ये बार बार कहा कि मजबूत हो और मजबूत तर पाकिस्तान के लिए मजबूत तरीन पाक फोर्स लेकिन समझ नहीं आता ना। अब परवेज खटक साहब, जिनको आपकी पार्टी ने वजीर आला बनने का मौका दिया, अब उन जैसा सीनियर पॉलिटिशियन अगर इमरान खान पर इल्जामात लगाए और उन वाकयात की जिम्मेदारी इमरान खान पर डाले, तो फिर बंदा क्या सोचे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो बात की थी, उनका जो कौल है मशहूर और मारूफ, तो वो हम पे इधर साबित हो गया है। मुझ पे तो जिंदगी में बहुत जगहों पे साबित हुआ, लेकिन बड़े मैस स्केल पे कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो आप देख रहे हैं फिर
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।